Okay, get started. Hello everyone, welcome to AU tutorials. Okay, so my name is Om Sharma. हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, सीबीएसई का स्टैंडर्ड 9th और चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन. ओके, ग्रेविटेशन क्या है हम जानते हैं कि नहीं जानते? ग्रेविटेशन इज फोर्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर्स के बारे में. फोर्स क्या होता है? ठीक है, तो भाई पुश या पुल. ओके, तो कोई भी चीजें ढकेली जाए या खींची जाए वो हमारी फोर्स कहलाती है. और फोर्स कोई ऑब्जेक्ट भी लगा सकता है. ओके, बाय कांटेक्ट, विदाउट कांटेक्ट, दोनों तरह से लगाए जा सकते हैं फोर्स. फोर्स बेसिकली क्या कहलाते हैं? पुश और पुल. ओके, किसी चीजों को खींचना या ढकेलना, पुश करना या पुल करना, किसी बॉल को किक करना. ओके, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का ड्रॉप होना, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, तो ये सारी चीजें फोर्स होती हैं. फोर्स को बेसिकली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. वो दो पार्ट हमारे कौन कौन से हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? मैं इस मार्कर को पुश करूंगा तो मेरे फिंगर और मार्कर के बीच में इंटरैक्शन होगा. ये फोर्स हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा. किसी भी चीज को मैं लिफ्ट करूंगा या ड्रॉप करूंगा, किसी भी चीज को मैं पुश करूंगा या पुल करूंगा, या किसी भी बॉल को मैं किक करूंगा, तो इन सारे चीजों में हम क्या देखते हैं? इंटरैक्शन देखते हैं. तो ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स अगर इंटरैक्शन की वजह से होता है तो वो फोर्स कहलाता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स हमारा नॉन इंटरैक्शन की वजह से होता है तो वो फोर्स हमारा कहलाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम ले सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, तो थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है. ओके, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि कभी कॉम या पेंसिल को बालों पे रब करो तो छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाते हैं? ओके, कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि टीवी बंद होने के बाद छोटे छोटे हमारे हैंड्स के जो हेयर होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करने लगते हैं. ओके, ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज क्रिएटेड बाय चार्ज. दूसरी तरफ मैग्नेटिक फोर्स की तरफ आए तो मैग्नेट के अपोजिट पोल रिपल करते हैं और सेम पोल, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपल करते हैं. ये है मैग्नेटिक फोर्स. ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग ना तो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं ना तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो अर्थ पे लगने वाले हर एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. यहां यह एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि अर्थ किसी भी बॉडी पर कांटेक्ट नहीं करती जब फोर्स अप्लाई होता है. तो जैसे कि ये मार्कर हो गया, जब ये मार्कर रिलीज किया जाएगा तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी विदाउट एनी कांटेक्ट. तो ये हमारा एक तरह का नॉन कांटेक्ट फोर्स हो जाता है. ओके, और अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को हम डिफाइन करना चाहेंगे तो वो हमारा हो जाएगा द फोर्स on object towards the center of the earth is called gravitation. Okay, अब ग्रेविटेशन जो है वो इन्फ्लुएंस करती है कई अदर फोर्सेस को. जैसे कि मून पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को मून पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से मून को अर्थ के अराउंडिंग में रिवॉल्व कराता है. जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, तो ये और भी अदर फोर्सेस को एक्सपीरियंस करते हैं. तो पहले हम लोग यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं कि कुछ फोर्सेस जो सर्कुलर मोशन में आते हैं, ताकि हमको आगे चल करके कुछ थ्योरीज जो कि कैप्लस लॉ के नाम से हमको मिलेगी वो भी हमको सीखने में हेल्पफुल होगा. तो पहला, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो उस पर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं. ओके, हमने इमेजिन किया कि मैंने थ्रेड से एक स्टोन को टाई किया. थ्रेड से एक स्टोन को टाई करने के बाद मैं उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करूंगा. जब मैं उसको सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करूंगा तो कुछ इस तरह से वो रोटेट करेगी. इमेजिन, अगर वो थ्रेड टूट जाए तो स्टोन किधर लिफ्ट करेगी या किधर मूव करेगी? हमको पता है आउटवर्ड डायरेक्शन पे. जिस पोजीशन पे होगी उसके आउटवर्ड डायरेक्शन पे वो मूव करेगी. ओके, टेंजेंटियल होगा अपने ऑर्बिट के. ओके, ऑर्बिट के टेंजेंटियल होगी उसका वेलोसिटी. तो यहां पर स्टोन जो है वो सेंटर के अवे की तरफ जा रहा है. लेकिन अगर मैं थ्रेड को रिप्लेस कर दूं
कुछ स्प्रिंग से, या मैं थ्रेड को रिप्लेस कर दूं मैं रबर से, तो वो रबर का मूवमेंट इनवर्ड होगा। तो यहां पे हमें दो तरह के फोर्सेस देखने को मिलते हैं, एक हमारा है इनसाइड द सेंटर और एक हमारा है आउटसाइड द सेंटर। ओके, सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंटर के बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास आई कार्ड है, ओके, अब ये आई कार्ड को मैं मूव कराता हूं तो इस पे हमारे दो फोर्स लग रहे हैं। पहला हमारा आई कार्ड पे लग रहा है, दूसरा हमारा रिबन पे लग रहा है। रिबन पे लगने वाला फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है? सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, वो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स मींस सेंटर सिकिंग फोर्स, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। ओके, तो वो हमारा हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, ये कहलाता है सेंटर सिकिंग। ओके, सेंटर सिकिंग मतलब सेंटर के डायरेक्शन पे। अगर मैं दूसरी तरह से देखूं कि रिबन पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर मैं इसको बैलेंस करने वाले फोर्स की बात करूं और ये अचानक से मेरे हाथ से छूट जाए, तो ये सर्कुलर मोशन के दूर की तरफ जाएगी। ओके, तो यहां पर बोल सकते हो उस ऑब्जेक्ट पे हमारा सेंटर के अवे की तरफ फोर्स लग रहा है। रिबन पे सेंटर की तरफ लग रहा है, पर ऑब्जेक्ट पे सेंटर के अवे की तरफ लग रहा है। सेंटर के अवे की तरफ लगने वाले फोर्स को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेडिकल लाइन में सेंट्रीफ्यूगल मशीन के जरिए ब्लड में से प्लाज्मास और व्हाइट ब्लड सेल्स को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स के एग्जांपल्स जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, मोशन कर रहे हैं, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के इन्फ्लुएंस में करते हैं। ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं एक दूसरे के। ओके, क्यों? क्योंकि जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में बैलेंस करता है, तब सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। और उसका फॉर्मूला हमारा है सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, जहां पर m है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, v है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, r है रेडियस, जिस रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर मोशन। ओके, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग समझेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ में ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फिलहाल आप यहां पर इसको लीव कर सकते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने प्रीवियस पॉइंट पर, वो है ग्रेविटेशन। ओके, ग्रेविटेशन को सर आइजैक न्यूटन ने एक्सप्लेन किया था बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ। यू कैन पॉज कर दो सिर्फ। ओके, तो हम ग्रेविटेशन को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ओके, उन्होंने जो ये लॉ दिया, ये डिफाइन करता है कि यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इवन यह डस्टर और यह मार्कर भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पर ये फोर्स काफी कम है। ओके, और ग्रेविटेशन वीक फोर्स भी कहा जाता है। हम कभी और इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इन यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर ना, ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट अनदर ऑब्जेक्ट्स बाय डिफाइनाइट फोर्स। वो भी एक फिक्स फोर्स होता है, और वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो समझाता हूं मैं कि यहां पर कोई भी दो ऑब्जेक्ट जब यूनिवर्स में होगी तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। वो डिपेंड किस पे करेगा? उन दोनों के मास के मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखेंगे तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा हमारा कि फोर्स, वो डिफाइनाइट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। और उनके मास कौन कौन से हैं? हमने अजम्पशन किया m1 मास का एक ऑब्जेक्ट, m2 मास का एक ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंशिएट किया गया है d डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर की तरफ रखा गया है। उन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F हमारा डिपेंड करेगा उनके मासेस और डिस्टेंस पर। बाय दिस प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोडक्ट हमारे हो जाएंगे m1 इंटू m2। दूसरा रिलेशन ये हमारा बोलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस हमारा कौन सा हो जाएगा? d स्क्वायर। उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा। जब ये दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करेंगे तो हमको मिल जाएगा F इक्वल्स टू m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू। ओके, ये रिलेशन हमको मिल जाती है यहां से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, जहां पर हम लोग देखते हैं m1 m2 डिवाइड बाय d स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू f। जब भी हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं या जब भी हम प्रोपोर्शनल इक्वेशंस को हम रियल इक्वेशन में चेंज करते हैं, एक कांस्टेंट आता है। तो लाइक हर जगह जैसा आता है, यहां पे भी हमारा प्रोपोर्शनल सिंबल हटेगा, इक्वल आएगा और कांस्टेंट रिप्लेस किया जाएगा इसके प्लेस पर। तो वो हो जाएगा हमारा f इक्वल्स टू कांस्टेंट में g लेता हूं और ये आता है m1 m2 डिवाइड बाय
डी स्क्वायर। यहां पर जो डी है, सॉरी यहां पर जो जी है वो जी हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ओके, जी इज कांस्टेंट। जिस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, जहां पर जी हमारा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जो कि कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, और हमारा फोर्स बराबर हो जाता है F इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफाइन की गई बाय, ओके, वो आपको मिल जाएगा अनदर पेज पे। वो साइंटिस्ट का नाम क्या है? हेनरी कैवेंडिश। ओके, इन्होंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और इसकी वैल्यू है हमारी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो यहां पर हमारा एंड होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सर आइजैक न्यूटन के साथ साथ जॉनस केपलर भी 16th सेंचुरी में ही उन्होंने भी बहुत सारे ग्रेविटेशन और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स पर रिसर्च किया और उन्होंने रिजल्ट में दिया फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। 3 लॉज दिए उन्होंने कैपलस के, जिनको हम कैपलस लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं। ओके, इस लॉ में उन्होंने बताया कि हाउ प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जैसा कि पहले लोग यहाँ पे अभी भी लोग कहते हैं, ओके, हमने प्रीवियसली भी सुना है कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। दैट्स रॉन्ग। ओके, प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं बल्कि एलिप्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? एलिप्स। ओके, तो एलिप्स में हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हम किसी कोन को कंसीडर करते हैं तो कोन का बेस सर्कुलर होता है। ओके, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा स्लैंट कट करूं तो जो हमको बेस मिलता है वो थोड़ा ओवल जैसा होता है और वो हमारा कहलाता है एलिप्स। एलिप्स के पास सेंटर नहीं होती, लाइक सेंटर पाई जाती है सर्कल के अंदर, पर एलिप्स के पास सेंटर नहीं होती बल्कि फोकी होती है। किसी भी एलिप्स को अगर हम देखते हैं तो वो उसके पास फोकी होता है। ओके, एक फोकी इधर तो एक फोकी हमारा इधर, 2 फोकी पाए जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट लॉ पर आते हैं कि प्लैनेट जो है, फर्स्ट लॉ हमारा क्या है जो कि लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है, द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी। जहां पे हम लोग देखते हैं कि प्लैनेट जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते, एलिप्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, कुछ इस तरह से, जहां पर सन ये रहा हमारा, ओके, और प्लैनेट हमारा ये रहा, और ये हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, जहां पर हम कंसीडर करते हैं यहां पर सन जो कि उसके फोकी पर सिचुएट होता है। ओके, सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। वेलोसिटी डिफाइन करता है द डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। ओके, और एरियल वेलोसिटी डिफाइन करता है एरिया कवर्ड इन टाइम। ओके, तो यहां पर हो जाएगा हमारा सेंटेंस, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो देखते हैं हमारा कि ये प्लैनेट और ये सन को ज्वाइन करने वाला ये लाइन, कंसीडर कीजिए कि प्लैनेट और सन को ज्वाइन करने वाला ये लाइन, जब प्लैनेट हमारा रोटेट करेगा, यहां से यहां तक रिवॉल्व करेगा, तो वो कुछ इस एरिया को स्वाइप करेगा। ओके, और इस कंडीशन पे वो यहां पर होगा तो वो इस एरिया को स्वाइप करेगा, और यहां पर होगा तो कुछ इस एरिया को स्वाइप करेगा। ओके, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, जो लाइन प्लैनेट और सन को ज्वाइन करती है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया ही ज्वाइन करती है। मतलब अगर कंसीडर किया टी टाइम में वो ए से बी तक जा रही है तो उसी टी टाइम में वो सी से डी तक जाएगी, और उसी टी टाइम में वो ई से एफ की तरफ जाएगी, एफ से ई की तरफ आएगी, तो तीनों ही एरिया हमारे सेम होने वाले हैं। सो वी कैन से एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ओके, ये हो गया हमारा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ पे आते हैं तो थर्ड लॉ को लॉ ऑफ पीरियड बोला जाता है, और यहां पर ये टाइम पीरियड के बारे में डिफाइन करता है। इस लॉ का यूज करके किसी भी प्लैनेट का हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। लॉ हमारा एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट एंड सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। जहां पे हम उसका आर जो है वो हम डिस्टेंस कंसिडर करते हैं प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस। वैसे तो प्लैनेट और सन के बीच के डिस्टेंस कभी ज्यादा कभी कम होते हैं, इसलिए यहां पर मीन डिस्टेंस लिखा हुआ है। मीन डिस्टेंस
मतलब द मीन ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे जो होंगे उनका क्यूब प्रोपोर्शनल होगा उनका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? वो टाइम जिस टाइम में प्लैनेट सन के अराउंड 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है वो टाइम हमारा कहलाता है टाइम पीरियड या फिर ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस के। आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड। और जब भी हम प्रोपोर्शनल सिंबल हटाते हैं कांस्टेंट आता है, यहां पे भी कांस्टेंट आएगा और टी स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो हमको मिलेगा आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, और ये हमारा कहलाता है, ये स्टेटमेंट कहलाता है हमारा कैपलस थर्ड लॉ। इस स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ भी समझ सकते हैं। ठीक है, ओके।